जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए आप सभी के लिए वापस से स्टार्ट करते हैं आपका अगला पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट। और ये 7/4/2024 का फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हिंदी से स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, है ना, और सेट लगाना शुरू कीजिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन हिंदी का कहता है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। स्वार्थ का संधि विच्छेद तो कहिएगा सर स्व जोड़ अर्थ होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है। स्व जोड़ अर्थ क्या हो जाएगा? स्वार्थ। अच्छा, यहाँ पर संधि तो फिर जरूर पूछेगा कि सर कौन सी यहाँ पर संधि है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए स्व बोलने से क्या आता है, कहेंगे सर अ आ रहा है, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही अ है, तो यहाँ पर अ मिल करके क्या बन जाएगा, कहेंगे सर आ बन जाएगा। जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो में आकर लगा हुआ है ना, तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। आ की बड़ी मात्रा, तो क्या कहेंगे इसको? कहेंगे सर दीर्घ संधि। लेकिन कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। और संधि भी आपको ध्यान रख के चलना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, बताइए। तत्पुरुष समास जैसे अधिकरण तत्पुरुष, है ना, कर्म तत्पुरुष, इस प्रकार से होते हैं। कारक के आधार पर उसको बांटा गया है। तो टोटली होता है कितना, कहिएगा सर 6 तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। तत्पुरुष 6 प्रकार के: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहेंगे सर टोटली 6 प्रकार के होते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या हो जाएगा, बताइए। घुड़दौड़ तो कहेगा सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी घोड़े की दौड़ को ही ना हम लोग क्या कहते हैं, घुड़दौड़ कहते हैं। तो बिल्कुल कहिएगा सर ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश वाला। क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है मनुज का अर्थ क्या होता है। तो यहीं पर आप देखिएगा लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मतलब इंसान पर जब कोई विपत्ति आती है ना, तो उसका बुद्धि सब है ना खो जाता है, वही ये कह रहा है। तो मनुज माने मनुष्य होता है, या मानव बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मानव भी है, मनुष्य भी है, या मनु की संतान, है ना। मनुष्य की संतान को भी तो मनुष्य ही बोलेंगे ना, कहिएगा हाँ सर। तो फिर ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, इनमें सभी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। कह रहा है कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाकों चने चबवाए। वाक्य में नाकों चने चबवाए का क्या अर्थ है? मतलब मुहावरा एक प्रकार से। इसका मतलब क्या होता है? बहुत परेशान करना, या बहुत चना लिखाना, चना खिलाना होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। भागाना या मार देना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर बहुत परेशान करना, है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आंसर ए आपका यहाँ पर सही है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है एजेंडा का हिंदी पर्याय क्या है। मैंने हिंदी में इसका अर्थ पूछ रहा है। एजेंडा का मतलब क्या होता है? तो कहिएगा सर एजेंडा का माने होता है कार्य सूची, है ना। कार्य सूची, क्या कार्य करना है, कार्य का सूची को ही क्या कहा जाता है? एजेंडा। अगला क्वेश्चन कहता है कवि का स्त्रीलिंग रूप। ये तो इजी है और आप सभी को कई बार बता चुके हैं, ये वाला होगा, है ना। यो में हर्षी कर वाला कवयित्री होता है। कवयित्री, कवयित्री इस प्रकार से होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है हम साथ साथ पढ़ते थे, ये किस काल का उदाहरण है, बताइए। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। अच्छा थे लगा हुआ है तो इजी है। हम साथ साथ पढ़ते थे मतलब पहले पढ़ते थे, ये तो भूतकाल की बात हो रहा है। तो भूतकाल सर ऑप्शन ए में ही दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ऊँट के मुँह में जीरा, ये एक प्रकार का लोकगीति है, इसका क्या अर्थ होता है? ऊँट के मुँह में जीरा तो आवश्यकता से अधिक लेकिन कम मिलना, आवश्यकता से अधिक लेकिन कम मिलना, कम आवश्यकता लेकिन अधिक मिल जाना, नहीं ये तो होगा नहीं। आवश्यकता अनुसार मिलना, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ए सही है। मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट का मुंह कितना बड़ा होता है, उसमें जीरा अगर एक डाला जाए तो कितना छोटा लगेगा उनको, वही कह रहा है कि आवश्यकता अधिक है लेकिन कम मिलना। तो यही होगा इसका आंसर ऑप्शन ए। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य कह रहा है। तो इसमें 3 तो आपको शुद्ध मिलेगा, एक अशुद्ध मिलेगा, वही पहचानना है। तो कल रूपम ने कपड़े खरीदे, अशोक को सब मालूम है, अंग्रेजी लिपि रोमन है, यह कृति दिनकर की है। अशुद्ध कौन सा है? तो कहिएगा सर अशुद्ध यहाँ पर ऑप्शन सी है। यह लिपि रोमन है, ये कहना गलत है। हम ये बोल सकते हैं कि अंग्रेजी रोमन लिपि है। अंग्रेजी क्या है? रोमन लिपि, यानी रोमन यहाँ हम लगा सकते हैं और लिपि को हम यहाँ लगा सकते हैं। अंग्रेजी लिपि रोमन नहीं बोलिएगा, अंग्रेजी रोमन लिपि है, ये बोल सकते हैं। तो सी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। कहता है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया। बताइए यहाँ पर कौन सा पदबंध है भाई? तो देखिए रात को पहरा देने वाला, ऐसा लग रहा है ना कि किसी व्यक्ति के बारे में ये बोल रहा है, तो सर्वनाम तो होगा नहीं। क्रिया विशेषण पदबंध, रात को पहरा देने वाला नहीं, यहाँ पर क्रिया विशेषण तो पदबंध है नहीं, और क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध। तो कहिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा संज्ञा पदबंध आंसर। कैसे?
रात को पहरा देने वाला, मतलब जैसे जितने भी पहरेदार लोग हैं उसी को ना कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला। जैसे ऐसा बोल सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में ये बात कर रहा है, तो व्यक्ति को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, संज्ञा के अंतर्गत हम रख सकते हैं, तो क्रियापद बंध भी नहीं होगा। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाची नहीं है, यानी किसमें कर्मवाची आपको नहीं लग रहा है। पढ़िए। मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, पूनम ने अपने बारे में बताया, मैंने पुस्तक पढ़ी, उसके द्वारा गाना गाया जाता है। बताइए कर्मवाची किसमें नहीं है। तो कहिएगा सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। पूनम ने अपने बारे में बताया। सर देखिए पूनम ने अपने बारे में बताया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन पूनम अपने बारे में बता रही है, तो ये कर्तृवाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये है कर्तृवाची। कर्तृवाची का ये उदाहरण है। अच्छा देखिए मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, क्या तोड़ा गया, कहेंगे सर फल तोड़ा गया, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट आ रहा है, कर्मवाची के अंतर्गत आएगा। मैंने पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी, तो कहेंगे सर पुस्तक पढ़ी, ऑब्जेक्ट के अंतर्गत यानी कर्म के अंतर्गत आएगा। उनके द्वारा गाना गाया जाता है, क्या गाया जाता है, कहेंगे सर गाना गाया जाता है, यहाँ पर भी सर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे कर्मवाची। लेकिन पूनम ने अपने बारे में बताया, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन अपने बारे में बता रही है, खुद के बारे में, तो कर्ता खुद के बारे में बात कर रहा है, तो कर्तृवाची बोलेंगे उसको। समझ गए, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रोगी को दवा दी गई, या किस वाची का उदाहरण है। बताइए रोगी को दवा दी गई, कहेगा सर यहाँ पर जो दिख रहा है ना वो कर्मवाची ही दिख रहा है। क्या दी गई, तो कहेंगे सर दवा दी गई, रोगी को दवा दी गई, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए। कहता है शब्द शक्ति के भेद इनमें कौन सा है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें सभी। तो इजी है, कहेंगे सर इनमें सभी है, सारे के सारे क्या है, शब्द शक्ति के ही भेद हैं। अगला, हरि है राजनीति पढ़ी आए, प्रस्तुत कविता में कौन सी शब्द शक्ति है। बताइए। अभिधा, कहेंगे सर इतना सिंपल तो है नहीं सर, अभिधा रहता तो मतलब समझ में आता। यहाँ पर कि हरि है राजनीति पढ़ी आए का सर मतलब क्या है, तो ये होगा नहीं। लक्षणा में भी थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन समझ में आ जाता है। लेकिन व्यंजना में सर काफ़ी डिफरेंट उसका है ना मतलब निकलता है, तो व्यंजना शब्द शक्ति ही है। और एक चीज़ आपको और बताते हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि भाई इस लाइन में बताइए कौन सी शब्द शक्ति है, तो और अगर लाइन का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए वहाँ पर पक्का कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगा, व्यंजना हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईजी रहता लाइन तो आपको समझ में आता उसका मतलब कि अभिधा है कि लक्षणा है, और नहीं समझ में आएगा ना तो समझ लीजिए फिर वो व्यंजना है, उसका एक अलग ही अर्थ निकलेगा, तो व्यंजना हो जाएगा उसका आंसर। कुछ कुछ हार्ड सवाल ऐसा होता है जिसका आंसर निकालना बहुत ईजी होता है, तो यहाँ से यही दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उसका एक अलग विशेष अर्थ निकल रहा है, व्यंजना लगा देना है वहाँ पर आराम से ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जिस प्रकार आभूषण से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार बताइए कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, अलंकार का। ठीक, अगला क्वेश्चन, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताइए। सुबरन, देखिए यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। सर श्लेष अलंकार तो वहाँ पर होता है जहाँ पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर सुबरन का भी मतलब उसी प्रकार से कुछ है। सुबरन का मतलब होता है सुंदर स्त्री, सुबरन का मतलब होता है सोना, जिसको स्वर्ण बोलते हैं ना, स्वर्ण धातु, वो भी होता है सुबरन का मतलब। सुबरन का मतलब अच्छा अक्षर भी होता है। यहाँ पर देखिए व्यभिचारी चोर, ये किसके लिए आया है, तो देखिए किसके किसके संदर्भ में हो रहा है। जैसे कोई रचनाकार है, हिंदी काव्य वगैरह का रचना करता है, कविता का रचना करता है, तो वो चोर क्या ढूंढेगा, तो भाई एक अच्छे अक्षर को ढूंढेगा। तो वही कह रहा है सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यदि कोई कवि होगा वो क्या ढूंढेगा, यानी चोर के रूप में क्या खोजेगा, भाई अक्षर ढूंढेगा ना, अच्छा अच्छा अक्षर ढूंढेगा, तो कविता का रचना करेगा, तो वो सुबरन ढूंढ रहा है। तो वो उसके संदर्भ में यह है कि वो एक अच्छे अक्षर को ढूंढ रहा है। और कोई सोनार है, वो क्या ढूंढेगा, भाई अच्छा सोना ही ढूंढेगा ना, कि बढ़िया क्वालिटी वाला सोना हो। तो व्यभिचारी चोर, ये चोर फिर उसकी किसके संदर्भ में आएगा, सोनार के संबंध में आएगा। वो क्या ढूंढ रहा है, सोना ढूंढ रहा है। और यदि कोई कामी पुरुष है ना, उस चोर के बारे में क्या हो जाएगा, वो सुंदर स्त्री को ढूंढेगा, भी कौन सुंदर स्त्री है। तो सुबरन का कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो एक शब्द के कई सारे अर्थ निकल जाए तो श्लेष अलंकार होता है वहाँ पर। समझ गए, तो आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है। एक शब्द मिला आपको, कहिएगा हाँ सर, पद पंकज, दिमाग लगाइए कौन सा अलंकार होगा। तो कहिएगा सर रूपक अलंकार हो जाएगा, पद को पंकज से तुलना किया गया है। आंसर क्या होगा, सॉरी सी हो जाएगा ना, सी यहाँ पर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहता है रूपक अलंकार है किस में, बताइए।
प्रभात यौवन है वक्ष सर में, कमल भी विकसित हुआ है कैसा, अपलक नभ नील नयन विशाल। दो विकल्प सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कहेंगे सर प्रभात यौवन है वक्ष सर में, कमल भी विकसित हुआ है कैसा। देखिए प्रभात का तुलना यौवन से किया गया है, इसका मतलब समझते हैं क्या। प्रभात कहने को मतलब मॉर्निंग वाला सुबह वाला जो समय होता है ना, उसको प्रभात कहते हैं। यौवन माने क्या हो गया कि कोई युवा पुरुष है ना, युवा पुरुष जो हष्ट पुष्ट पुरुष जो होता है उसका तुलना किया गया। जिस प्रकार सुबह कितना अच्छा लगता है उस तरह युवा पुरुष देखने में उसी तरह अच्छा लगता है। तो प्रभात का तुलना यौवन पुरुष या फिर युवा पुरुष से कर दिया गया है ना। तो डायरेक्ट तुलना जहाँ पर होता है वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। और ये वही पूछ रहा है कि रूपक अलंकार किस में है, तो ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नेत्र मानो कमल है। नेत्र क्या मानो कि भाई कमल है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मानो शब्द यदि आया है तो सर फिर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कहता है भर लाऊं सीपी से सागर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। भर लाऊं सीपी से सागर। देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि सीपी, अच्छा सीपी क्या होता है, सीपी मतलब क्या समझ में आ रहा है। सीपी एक जीव होता है ना, उसका जो बाहरी आवरण होता है ना, जो खोखला जो उसका पीठ होता है वो थोड़ा सा एक कटोरी टाइप का वो बना हुआ होता है जिसमें कि पानी वगैरह आ जाए, है ना। वो काफ़ी छोटा छोटा जीव होता है, तो उसी को सीपी कहा जाता है। तो भला उस छोटे छोटे कटोरी वाले आकार के जो उसका कंकाल होता है उससे हम किसी सागर को कैसे भर सकते हैं। सागर तो भाई बहुत बड़ा होता है, उसको कैसे भर सकते हैं उतना छोटा छोटा बर्तन से, ये बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कर दिया गया है। तो कौन सा अलंकार होगा, कहिएगा सर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। लेकिन ऑप्शन में अतिशयोक्ति रहता तो हम आराम से लगा सकते थे सब कुछ छोड़ करके, है ना। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार ये हम लगा सकते थे, लेकिन अतिशयोक्ति तो कहीं पर दिया है नहीं। लेकिन हाँ अतिशयोक्ति नहीं है तो हम विरोधाभास लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक तरह से ऐसा लग रहा है कि भाई विरोध का ही उच्चारण हो रहा है कि सीपी से कोई सागर को कैसे भर सकता है भला, है ना। तो विरोध आप लगा सकते हैं, एक तरह से निगेटिविटी है एक दूसरे शब्द में, सीपी में और सागर में, समझ गए ना। तब आप विरोधाभास आराम से लगा सकते हैं। ये तो इजी है समझ में, इतना कॉमन सेंस तो आप लगाते ही होंगे कि भाई अतिशयोक्ति नहीं होगा तो फिर विरोधाभास ही होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। कहता है छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के कितने प्रकार होते हैं। छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के कितने प्रकार होते हैं बताइए। तो कहिएगा सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने प्रकार होते हैं, टोटली 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भुजंग पर्याति, ये इसमें कौन सा छंद है। भुजंग पर्याति, भुजंग पर्याति कौन सा छंद है। तो कहेंगे सर ये इसका आंसर डी होगा, है ना। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद है इसमें भुजंग पर्याति। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का देखिएगा, यहाँ पर कहता है नर हो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। क्या लाइन है ना, कह रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है भाई बताइए। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर बी, इसमें है ओज गुण। ओज गुण मतलब आप सभी को बताया है ना, जहाँ पर उत्साह वाला फीलिंग है ओज गुण होता है वहाँ पर, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का देखिएगा, यहाँ पर कहता है कि विभाव नुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति उपयुक्त पंक्ति किसके द्वारा ये रचित है। तो राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर डी, ये भरत मुनि के द्वारा रचना किया गया इस लाइन का। तो डी आपका आंसर होगा। साइंस का देखिएगा पहला क्वेश्चन, कहता है आलू में अगेती झुलसा रोग ये किसके द्वारा होता है। क्या नाम है, अगेती झुलसा रोग। ये विशेष करके आलू में होता है, तो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये कह रहा है। ये बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक ना। तो किसके द्वारा होता है, कहेंगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये होता है सर अल्टरनेरिया के कारण। अल्टरनेरिया सोलानी नाम है उसके, उस सूक्ष्मजीव के कारण ये होता है। इसके अलावा हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए, आलू में एक विल्ट रोग होता है, लिखिएगा ये लिख लीजिएगा, विल्ट रोग पूछे, या फिर आपसे रिवर्ट मॉस रिवर्ट करके, या फिर ब्राउन रॉट होता है, मॉस रिवर्ट नहीं सॉरी ब्राउन रॉट, ब्राउन रॉट ये आपसे पूछेगा। तो ये दोनों बीमारी जो है ना आलू में ही लगता है और एक ही जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु का नाम है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। आलू में विल्ट रोग या ब्राउन रॉट रोग जो होता है ये स्यूडोमोनास नामक जीवाणु के कारण होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल जब आपका ये पूछा जा चुका है मैंने 2024 में, फिर आपका ये पूछ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, पीवाईक्यू का मतलब तो यही होता है ना कि उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन मैग्नीशिया का दूध है बताइए। मैग्नीशिया का दूध का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नीशिया दूध सिंपली फॉर्मूला बस याद रखिएगा,
तो क्या होगा इसका आंसर, कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है, MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, जिसको मैग्नीशिया दूध भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बी आपका आंसर होगा। कहता है निम्नलिखित में कौन प्रोपेनिक अम्ल है, ये तो आप सभी को बता चुके हैं, प्रोपेनिक अम्ल वाला कौन सा हो जाएगा, कहेगा सर बहुत बार बता चुके हैं, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि गैस के कण आकार बदलते रहते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे से नज़दीक होते हैं, धीरे धीरे घूमते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। कहेगा सर बी यहाँ पर एक दूसरे से दूर होते हैं। गैस के कण जो होते हैं ना, वो काफ़ी फैलने का गुण उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो एक दूसरे से हमेशा दूर होने का वो कोशिश करता है, तो बी आंसर हो जाएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहता है कि एमनियोटा यानी कि जिसको हम लोग एमनिया भी कहते हैं, ये किस समूह में शामिल हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर डी हो जाएगा, सरीसृप पक्षी या स्तनधारी के अंतर्गत इसको रखा गया है, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु का नाम क्या है। पोलियो जो होता है, पहले यही याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है कि पोलियो किसके कारण होता है, विषाणु यानी वायरस के कारण होता है, या बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है, या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है, या किसके कारण होता है, इस प्रकार से भी पूछ लेता है, किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। ऑप्शन में 2-4 को सूक्ष्मजीव का नाम दे देगा, विषाणु, जीवाणु, इस प्रकार से। तो यही याद रखिएगा कि पोलियो जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है उल्टा करके। अब यहाँ पर करेक्ट भाई उस विषाणु का नाम क्या है, तो भाई उसका नाम क्या है, कहेंगे सर ऑप्शन बी सही है, यानी कि एकल स्टैंड वाला RNA वायरस। तो आपको एकल स्टैंड, फर्स्ट स्टैंड ये सब आपको याद नहीं रखना है, आप बस इतना याद रखिए कि RNA वायरस के कारण होता है। ठीक है, RNA, देखिए यहाँ पर DNA है, ये DNA, ये सब नहीं आपको याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि RNA वायरस से होता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, यहाँ पर समझिए क्या कहता है। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बताइए। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, एक खेत, एक पार्क, या एक शहर, या एक शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल तो होगा नहीं, शहर भी सर पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत नहीं आएगा, एक पार्क भी नहीं आएगा, क्योंकि खेत ऑप्शन में दे रखा है, तो खेत को हम बोल सकते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र के ही अंतर्गत आता है ना। कई सारे जीव, कई सारे पेड़ पौधे खेत में उग भी जाते हैं, लेकिन पार्क में नहीं। पार्क में इंसानों का है ना आवागमन होते रहता है, पार्क इंसानों के द्वारा उसका संरक्षण किया जाता है, उसको प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हम नहीं बोलेंगे, लेकिन खेत को बोल सकते हैं, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पौधों में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। पौधों में अवायवीय श्वसन द्वारा, इसको याद रखिएगा, क्या क्या प्राप्त होता है, कहेंगे सर इथेनॉल प्राप्त होता है ना, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ऊर्जा प्राप्त होता है पौधों में अवायवीय श्वसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है एड्स एक घातक बीमारी है जो होती है, देखिए पूछ लिया ना इसी प्रकार से, एड्स एक घातक बीमारी है, ये किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, या कवक के द्वारा होता है, या जीवाणु के द्वारा, या विषाणु के द्वारा। देखें ना, अभी तुरंत आपको बताए थे। देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया, इसलिए बोल रहे ना कि जो पोलियो होता है वो विषाणु के कारण होता है, वो भी याद रखिएगा, और किस विषाणु के कारण होता है वो भी RNA के द्वारा, वो भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि एड्स जो होता है ये किसके कारण होता है, तो अच्छे से याद है मेरे बाबू, किससे हो जाएगा, कहेंगे सर विषाणु के कारण होता है। एड्स जो होता है किसके द्वारा, कहेंगे सर विषाणु के कारण होता है, आंसर होगा डी आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला है, इसको भी याद रखिएगा। कहता है अगर किसी वस्तु को क्षैतिज तल से थीटा डिग्री कोण पर प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाए, तो बताइए अधिकतम किस ऊंचाई तक वो पहुंच जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, फॉर्मूला है ये। ठीक है ना, याद रखिएगा, कहेंगे सर u² × sin θ/g, बी आपका आंसर हो जाएगा। जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होता है, कि हमेशा आकर्षण बल होगा और इनके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, या उन दोनों वस्तुओं के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा, या फिर उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, या उपरोक्त में से सभी। तो कहिएगा सर हमको तो सभी सही लग रहा है ना, तो उपरोक्त में से सभी आपका आंसर हो जाएगा। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ही यही कहता है कि दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, हमेशा आकर्षण बल उसमें लगता है और द्रव्यमान पर निर्भर वो करता है, और साथ ही साथ उन दोनों वस्तुओं के बीच जो भी माध्यम है उस पर निर्भर नहीं करता है कौन सा माध्यम है, लेकिन उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पर जरूर निर्भर करेगा। तो दूरी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और आकर्षण बल तो उसमें हमेशा लगेगा ही लगेगा। तो ऑप्शन होगा डी करेक्ट, ध्यान रखना है। तो उस अनुसार से तो फिर डी बिल्कुल सही है। माध्यम पर निर्भर नहीं करता, तो कह तो रहा है कि नहीं करता है, तो सब सही है इनमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या करें। कहता है किसी द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब का मान क्या होता है। द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, सभी दिशाओं में समान होते हैं, या सभी के सभी सत्य हैं।
तो कहिएगा सर यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी के सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्यों में जो ध्वनि का श्रव्यता का परिसर होता है कितना होता है, कितने हर्ट्ज तक मनुष्य जो है किसी भी ध्वनि को सुन सकता है। तो कहेंगे सर इजी है, बहुत बार बता चुके हैं सर, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकता है। ऑप्शन होगा सी करेक्ट। इसको कौन सी ध्वनि कहते हैं, तो श्रव्य तरंग कहते हैं या श्रव्य ध्वनि बोलते हैं इसको, श्रव्य यानी कि सुनने की क्षमता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या करें, कहता है 3RS में जो दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करेंगे। रिसाइकल, पुनः उत्पादन या पुनः उपयोग। रिसाइकल माने होता है फिर से बनाना। कम करना, पुनः उत्पादन या पुनः उपयोग करना। कम करें या पुनः उपयोग करना, या फिर पुनर्वर्तित करना। पुनर्वर्तित मतलब समझ रहे हैं, वही एक तरह से बोल सकते हैं कि फिर से उसको जीवित करना। कम करना या पुनर्चक्रण करना या पुनः उपयोग करना। तो 3RS के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, कहेंगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। कम करें, पुनर्चक्रण करें या फिर पुनः उपयोग करें, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि नकारात्मक मृदा प्रदूषण है। नकारात्मक मृदा प्रदूषण किसको बोलेंगे, तो मृदा का कटाव, अति प्रयोग के कारण मिट्टी में उत्पादकता की कमी, या कीटनाशकों और औद्योगिक अपशिष्टों के कारण मिट्टी की उत्पादकता में कमी, या राख या कीचड़ या कचरा डंप करके उपजाऊ भूमि को बंजर बना देना, है ना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो मृदा का नकारात्मक मृदा प्रदूषण हम किसको बोल सकते हैं, तो कहिएगा सर ऑप्शन ए को हम बोल सकते हैं। मतलब कि कटाव और अति प्रयोग के कारण, है ना, मृदा का बहुत ज़्यादा उपयोग करने के कारण मिट्टी में उत्पादकता की जो कमी होता है उसको कहते हैं नकारात्मक मृदा प्रदूषण, है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब मिट्टी का कटाव ना हो सकता है किसी खेत से आप मिट्टी उठा लीजिए तो उसका जो उर्वरक की मात्रा होता है वो ऊपर में ही होता है, वो निकल जाएगा, तो उसमें अच्छे से उत्पादन होगा नहीं किसी भी चीज़ का। या अति प्रयोग के कारण उसमें जैसे आप खाद वगैरह, खाद तो नहीं बोलेंगे हम, जैसे नॉर्मल कार्बनिक खाद होता है, रसायन वगैरह जो हम लोग के घर में बनता है ना, कि जैसे पुआल वगैरह से बन गया, या जो मूंग का डांट होता है वो सब के वजह से जो खाद हम लोग खेत में देते हैं जिसको हुरा बोला जाता है, वो अगर हम डाल देते हैं तो उससे जो उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ करें अति प्रयोग के कारण, यानी कि हुरा वगैरह हम ना डालें, बहुत ज़्यादा फसलों का सिर्फ उपयोग करें, तो उससे क्या होगा, मिट्टी की उत्पादकता में कमी तो आएगी ही। तो इसी को कहते हैं नकारात्मक मृदा प्रदूषण, ठीक है। तो ए आपका आंसर सही है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, देखिएगा यहाँ पर करें सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। तो कहिएगा सर सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना है, याद रखिएगा। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड डैश का कारण बनता है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या बन जाता है, व्हाइट हाउस प्रभाव, लाल ग्रह प्रभाव, ब्लैक हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। तो अच्छे से पता है सर कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा उत्पादन से क्या बनेगा, हाँ कहिएगा सर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। क्या बनता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10⁻20 है। तो चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, धारा का मान पूछ रहे हैं। धारा वाला फॉर्मूला आप सभी को बताए हैं, कहिएगा सर I बराबर होता है Q/T, यही ना होता है Q/T। और Q को भी हम किससे डिनोट करते हैं, NE से। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश का मान है, तो वही NE यहाँ पर दिखा रहा है, यानी NE/T हो जाएगा इसका ओरिजिनल फार्मूला बोल सकते हैं। तो n का मान कितना दिया है, तो कहिएगा सर 10⁻20 दिया है, तो रख दीजिए यहाँ पर 10⁻ कितना 20, और यहाँ पर क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, तो कहेंगे सर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम सर होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देंगे टी कितना दिया है, कहता है प्रति सेकंड, माने कि 1 सेकंड में गुजरने से। तो आप एक लगाइए ना लगाइए बटे के रूप में कोई खास इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा नहीं। देखिए 10⁻, यहाँ पर मान कितना है, कहेंगे सर 20, यहाँ पर कितना है मल्टीप्लाई में सब है, यहाँ पर 10⁻⁻19 है। आप क्लास 7th में पढ़े होंगे घातांक और करने में, या जहाँ भी पढ़े इतना तो आपको पता होगी, जब आधार सेम रहता है तो ऊपर का क्या होता है, यानी घट या जुट सकता है। तो यहाँ पर है सर 20, यहाँ पर है -19, तो क्या होगा प्लस माइनस घट करके 10⁻, सिर्फ सर 1 बचेगा। तो आप 10⁻1 लगाइए ना लगाइए कोई बात नहीं है। और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, कहेंगे सर 1.6 से इसको गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो क्या निकलेगा, कहेंगे सर 16 दहम सर 160 होता है ना, 16 दही 88, इस प्रकार से बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ यहाँ पर शून्य लगा दीजिए ना, यानी दशमलव लगा दीजिए। क्या बचा ओरिजिनली, क्या बचा, कहेंगे सर 16। अच्छा क्या हम लोग निकाल रहे थे, धारा का मान किस में मापते हैं, एम्पियर में। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 16 एम्पियर। अब देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो कहेंगे सर 16 एम्पियर, सॉरी ये नहीं होगा, 16 एम्पियर ये वाला हो जाएगा ना, 16 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
देखिएगा यहाँ पर क्या करें। अच्छा, ये भी आप सभी को करा चुके हैं, है ना, सिंपल है, बस आपको समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर बताना है। क्या होगा इसका मान, तो बताए थे ना, यहाँ से करंट गुजरेगा और सबसे पहले इसको क्रॉस करना है, फिर इसको क्रॉस करना है, तो ये श्रेणी क्रम में जुट जाएगा। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 6 ओम हो जाएगा। ये वाला समांतर क्रम में जुट जाएगा, यानी 1/6 और प्लस में 1/3 ओम कर दीजिएगा। तो इसका क्या निकला था, तो कहेंगे सर एलसीएम 6 लिए थे और इधर हो गया था 1 और इधर हो गया था 2, 2 1 हो गया सर 3/6 और कटाए थे तो निकला था 1/2, यानी कि आर का मान क्या निकला था, तो सर 2 ओम निकला था। अब उसके बाद ये वाला और ये वाला टोटली 2, है ना, और ये वाला फिर श्रेणी क्रम में जुटेगा सर। तो ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 3, 3 3 6 और 6 2 8 ओम हो जाएगा आंसर। तो किस आंसर में है, किस ऑप्शन में है, कहेंगे सर बी में है, यही आपका आंसर होगा। सिंपल था ये बता चुके हैं आज, फिर बता दिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस का उपयोग होता है, ये भी करा चुके हैं। कहिएगा सर मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, सिंपल है, जी के जी एस देखिएगा। कहता है रूस जापान का युद्ध कब हुआ था, बताइए। तो कहेंगे सर आंसर ए, रूस जापान का युद्ध 1905 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि का महत्वपूर्ण इनपुट प्रणाली है, ये बनाते हैं जो जिसको क्या कह सकते हैं। तो जल प्रणाली नहीं बोलेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉर्म प्रणाली बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मैजनी का जन्म जो है डैश में 1807 में हुआ था। कब हुआ था, 1807 में, लेकिन कहाँ पर हुआ था ये कह रहे हैं, ग्यूसेप मैजनी का जन्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर जी सी हो जाएगा, जेनेवा में हुआ था ना, जेनेवा लिख दिया है, जेनेवा भी होता है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर होगा सी, कहिएगा सर 1885 में होता है, A.O. ह्यूम द्वारा होता है ना, A.O. ह्यूम इसके क्या थे, संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वर्नाक्यूलर प्रेस जो है ये एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो कहेंगे सर बी आंसर है, लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था, लॉर्ड लीटन, बी आंसर होगा। भाखड़ा नंगल परियोजना ये किस नदी पर स्थित है, बताइए। भाखड़ा नंगल कहिएगा सर ये सतलज नदी पर है। अगला कहता है एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है। तो एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा एक होता है, किस ऑप्शन में है, कहेंगे सर बी में दे रखा है, तो यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कौन सा वो उद्योग है, तो कहेंगे सर आंसर ए हो जाएगा, डेयरी उद्योग। कौन सा उद्योग, डेयरी, जिसमें दूध वगैरह का उत्पादन होता है उसी को डेयरी उत्पाद उद्योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जिससे अवशिष्ट पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान भी निकलता है। तो क्या होगा आंसर, कहेंगे सर जी बी हो जाएगा, बॉक्साइट के कारण, बॉक्साइट में ऐसा ही होता है ना, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो क्या होगा आंसर, कहेंगे सर बी हो जाएगा आंसर, इसका 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि डैश का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, यानी किसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है जिसके कारण कि उच्च ज्वार के दौरान समुद्र में पानी ऊपर उठने का कारण बन जाता है। किसके गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण ऐसा होता है, तो कहेंगे सर इसका आंसर डी है, चंद्रमा के कारण ऐसा होता है ना, जो समुद्र में ज्वार भाटा वगैरह आता है ये किसके कारण आता है, चंद्रमा के कारण आता है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, पटसन में होता है, सीमेंट में होता है, चीनी में होता है, एल्यूमिनियम में। तो कहेंगे एल्यूमिनियम में नहीं होता है, चीनी में भी नहीं, पटसन जिसको जूट बोलते हैं ना, तो इसमें भी नहीं होता है सर, सीमेंट में होता है। चूना पत्थर का उपयोग किस में होता है, सीमेंट में, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या करें, कहता है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले की होती है, किस जिले में होती है, बताइए। तो कहेंगे सर बिहार में नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है ना, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी कौन थे। चिली देश का नाम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी डी, इनमें सभी। कौन कौन, तो भाई जमींदार भी थे, चर्च भी थे, अमीर लोग भी थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है भारत में निर्वाचन क्षेत्र को बांटा गया है किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जनप्रतिनिधियों की इच्छानुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे सर आंसर ए हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर ही तो बांटते हैं ना भारत में निर्वाचन क्षेत्र को, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में संघ सरकार का प्रमुख कौन होता है, किसका, संघ सरकार का प्रमुख।
तो कहेंगे सर आंसर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अच्छा, समता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा का अधिकार। ये तो आप सबको करा चुके हैं, तो कहेगा सर आंसर सी वाला हो जाएगा, है ना। संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, सी आंसर हो जाएगा, ये कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय। तो बिल्कुल कहिएगा सर सी हो जाएगा आंसर, इकहरी शासन व्यवस्था ये जो है संघीय राज्य की विशेषता नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या है, संघीय राज्य के ही अंतर्गत आते हैं, तो सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? किसका? लोकतंत्र की सफलता का मूल्यांकन। अच्छा, लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, लोकतंत्र में समय और धन का अपव्यय होता है, लोकतंत्र विविधताओं का साम्राज्य है, या लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है? क्या होगा आंसर बताइए। तो कहेंगे सर इसका आंसर डी वाला हो जाएगा ना, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है ना। सफलता का मूल्यांकन तो हम इसी शब्द से कर सकते हैं, तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है और अल्पसंख्यकों के लिए धर्म की कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। पोलैंड, सऊदी अरब, घाना या म्यांमार, ये देश का नाम कह रहा है। कहाँ पर महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है? तो कहेंगे सर सऊदी अरब में ऐसा नियम है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो चलिए आप सभी का स्कोर क्या रही है कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे मॉर्निंग के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।